कमल बाबू ने कहा, मैं मोहल्ले में ही रहता हूं, पार्क के पास। आपको बहुत बार देखा है, मिलने की इच्छा भी हुई, लेकिन साहस नहीं हुआ। आज मौका मिला तो सोचा इसी बहाने मुलाकात कर लूं। मेरे जीवन में एक छोटी सी समस्या खड़ी हो गई है। समस्या? ब्योमकेश ने एस्ट्रे बढ़ाते हुए कहा। बोलिए बोलिए, बहुत दिन से समस्या के दर्शन नहीं हुए। गर्मियों की एक सुबह ब्योमकेश के घर पर ही ये बातचीत हो रही थी। कमल बाबू देखने में तो बहुत ही भोले भाले थे, लेकिन बातचीत से बहुत चालाक थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए एक सिगरेट सुलगाई और अपनी कहानी शुरू की। मेरा नाम कमल कृष्ण दास है। पास ही में स्टेट बैंक की एक शाखा है। मैं वहां पर कैशियर के पद पर 3 साल पहले पुरुलिया से ट्रांसफर होकर आया हूं। कोलकाता आकर ही मुश्किल में फंस गया। कहीं भी किराए का मकान नहीं मिल रहा था। आखिरकार एक आदमी ने अपने मकान के ग्राउंड फ्लोर में मुझे एक कमरा दे दिया। पत्नी और बेटी को पुरुलिया में ही छोड़कर अकेले ही मकान में आ गया। मकान मालिक का नाम अक्षय मंडल। मकान 2 मंजिला है। ग्राउंड फ्लोर में 2 कमरे और पहले माले में 2 कमरे। आने जाने का रास्ता अलग। अक्षय मंडल दूसरे माले में अकेले रहता था। उसके यहां लोगों का आना जाना रहता था। आदमी मिलनसार है, लेकिन क्या काम करता है वो समझ में नहीं आता था। बीच बीच में आकर मेरे कमरे में बातचीत करता था, लेकिन मुझे कभी भी अपने कमरे में नहीं बुलाता था। हमारे बैंक में उसका एक चालू खाता था। खैर, जो भी हो, इसी तरह 3-4 महीने बीतने के बाद एक छुट्टी के दिन मेरे ऑफिस के एक सहकर्मी दोस्त के घर मेरा रात का खाना था, तो लौटने में देरी हो गई। घर लौटकर देखा अक्षय मंडल दूसरे माले से उतरकर दरवाजे पर ताला लगा रहा था। उसके पैर के पास 2 सूटकेस रखा था। मैंने पूछा, ये क्या इतनी रात में कहां निकल रहे हैं? मुझे देखकर अक्षय मंडल थोड़ा चौंक गया। फिर दोनों सूटकेस उठाकर मेरे पास आकर खड़ा हुआ और थोड़ा गंभीर स्वर में बोला, कमल बाबू, मुझे अचानक बाहर जाना पड़ रहा है। कब लौटूंगा कुछ ठीक नहीं। मैंने देखा उसकी दोनों आंखें लाल थी। मैंने पूछा, ये अचानक कहां जा रहे हैं? उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, बहुत दूर। अच्छा, चलता हूं। मैं आश्चर्य होकर खड़ा रहा। फिर कुछ दूर 2-4 कदम जाकर रुक गया। फिर लौटकर आकर बोला, कमल बाबू, आप सज्जन हैं, बैंक में नौकरी करते हैं। आपको एक बात बोलकर जाता हूं। 7 दिन के अंदर अगर मैं ना लौटूं तो आप मेरे पूरे मकान को कब्जे में ले लेना। आपके बैंक में मेरा अकाउंट है। हर महीने 150 रुपए मेरे अकाउंट में जमा कर देना। अच्छा, ठीक है। ये कहकर अक्षय मंडल चला गया। मैं उस तरह कुछ देर खड़ा रहा। फिर ध्यान हटा तो ख्याल आया कि अक्षय मंडल ने अपने दरवाजे की चाबी मुझे दी ही नहीं। इस तरह अचानक एक बड़ा मकान मिल सकता है, इस उम्मीद में मेरा मन खुश हो गया। अक्षय मंडल हमेशा के लिए चले गए, आप नहीं लौटेंगे। दूसरे दिन सुबह पत्नी को चिट्ठी लिख दी, सामान पैक करना शुरू करो, मकान मिलने की उम्मीद है। इसी उम्मीद में 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन गंध आनी शुरू हुई। खतरनाक, भयंकर बदबू। गर्मियों के दिनों में मांस सड़ने पर कैसी गंध आती है, वैसी गंध। संदेह हुआ, पुलिस को खबर दी। पुलिस ने आकर ताला तोड़ा और ऊपर गई। मैं भी साथ में गया। जाकर देखता हूं तो विभत्स कांड। घर की फर्श पर एक लाश हाथ पैर फैलाकर पड़ी हुई थी और उसके माथे पर एक छेद था। जिस दिन मैं रात का खाना खाने दोस्त के घर गया था, उसी रात अक्षय मंडल ने उस आदमी के सिर पर गोली मारी थी। उसके बाद महंगी चीजें, रुपए पैसे सूटकेस में भरकर भाग गया।
देखते ही देखते पूरा पुलिस का महकमा घर मकान को घेर लिया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। दरोगा बाबू ने मुझसे जिरह की। उसके बाद तलाशी शुरू हुई। पंचनामे के नाम पर मोहल्ले के 4 लोग और मैं गवाह बने। घर की तलाशी में कुछ खास नहीं मिला। सिर्फ एक दराज में लोहे की बनी हुई कुछ पट्टियों के पैकेट, जैसे सिगरेट के पैकेट के अंदर चमकीले कागज की पट्टी होती है, वैसी ही पट्टियों के पैकेट, पतले और लंबे। दरोगा बाबू चिंतित होकर उसे हाथ में लेकर देखने लगे। इतनी पतली लोहे की पट्टी किस काम में आती होगी, समझ नहीं पाए। उस दिन के हिसाब से जांच खत्म हुई, पुलिस चली गई। मेरा मन अब भी बेचैन था। 3-4 दिन बाद थाने गया। वहां जाकर पता चला मरे हुए आदमी की पहचान हो गई है। उंगलियों के निशान और दूसरे जांच से पता चला कि मरे हुए आदमी का नाम हरिहर सिंह है। कुख्यात अपराधी था। नशीले पदार्थ और सोना चांदी का गैर कानूनी कारोबार करता था। अक्षय मंडल से उसकी मुलाकात क्यों हुई थी, ये पता नहीं चला। अक्षय मंडल के नाम पर हुलिया जारी हुआ है, लेकिन वो पकड़ में नहीं आया। कपूर के जैसे उड़ गया। थाने से लौटते समय डरते हुए पूछा, तो क्या मैं अब भी उस मकान में रह सकता हूं? दरोगा बाबू ने कहा, बिल्कुल रह सकते हैं। अपराधी ने जब अपने आने तक मकान आपकी देखभाल में रखा है, तब आप ही रहेंगे। लेकिन एक बात है, अपराधी की कोई खबर मिले तो तुरंत ही थाने में खबर देना होगा। उसके बाद 1 साल तक मेरा समय आराम से कट गया। पत्नी और बेटी को भी ले आया। पूरे मकान को कब्जे में लेकर आराम से हाथ पैर फैलाकर रह रहा था। मकान का किराया हर महीने अक्षय मंडल के अकाउंट में जमा करा देता। उसका फर्नीचर इस्तेमाल जरूर करता हूं, लेकिन अलमारी, कबर्ड और संदूक को हाथ नहीं लगाता। पुलिस की तलाशी के बाद जैसा था वैसा ही है। अचानक 2 महीने पहले फसाद आकर खड़ा हुआ। सुबह नीचे के कमरे में बैठकर अखबार पढ़ रहा था। अचानक एक अनजान आदमी आया। उसके साथ एक औरत भी थी। अधेड़ उम्र का आदमी और औरत शादीशुदा। उस आदमी ने उस औरत की तरफ उंगली दिखाकर कहा कि ये अक्षय मंडल की पत्नी है और मैं इसका बड़ा भाई हूं। इतने दिन तक मैंने ही इसको पाला है, लेकिन और पालने की मेरी हिम्मत नहीं है। अब वो अपने पति के घर में रहेगी। आप लोगों को ये मकान छोड़ना पड़ेगा। सिर पर जैसे वज्राघात हुआ। आंखें बड़ी बड़ी करके देखता रह गया। फिर दिमाग लगाया और पूछा, अक्षय बाबू की पत्नी है, ये तो कभी सुना नहीं। अगर आपकी बात में सच्चाई है तो अदालत में जाकर सबूत दीजिए और अपनी बात साबित कीजिए। उसके बाद देखा जाएगा। कुछ देर तक बहस हुआ। उसके बाद वो लोग चले गए। मुझे शक हुआ ये लोग दगाबाज और चोर हैं। छल कपट करके मकान पर कब्जा करना चाहते हैं। आजकल मकानों का किराया जिस तरह बढ़ा हुआ है, मुफ्त में एक बड़ा मकान मिल जाए तो कौन छोड़े। थाने में जाकर खबर दे आया। दरोगा बाबू ने कहा, अक्षय मंडल की कोई पत्नी है, ये तो हम नहीं जानते। अभी जाने दीजिए, अगली बार फिर आए तो किसी तरह उनको थाने ले आइएगा। हम लोग भी मकान पर नजर रखेंगे। मेरे पास एक पिस्टल है, एक डॉग भी है, हिंसक पहाड़ी डॉग, नाम है प्लूटो। मेरे अलावा किसी के हाथ से नहीं खाता। मैं बैंक जाने के समय उसका चेन खोल देता हूं। रात को उसे खुला ही रखता हूं। वो ही रखवाली करता है। प्लूटो के रहते चोर डकैत का डर नहीं है। प्लूटो काट के चबा जाएगा। लेकिन इस घटना के बाद भी मन में एक शंका रह गई। अक्षय मंडल ठीक आदमी नहीं है। हो सकता है खुद छुप कर कोई कुटिल खेल खेल रहा हो। 10-1 दिन के बाद एक बेनामी चिट्ठी मिली। मोहल्ला छोड़कर चले जाओ, नहीं तो बुरा होगा। मोहल्ला मतलब ही ये मकान। थाने जाकर चिट्ठी दिखाई। दरोगा बाबू ने कहा, जम के बैठे रहिए, हिलिएगा मत। आपके मकान पर पहरा बढ़ा देता हूं। इसके बाद 1.5 महीने तक और कुछ नहीं हुआ, ना ही कोई चिट्ठी आई।
आराम से ही हूं, लेकिन एक समस्या और खड़ी हो गई है। इसी समस्या के समाधान के लिए आपके पास आया हूं। दरोगा बाबू के पास भी जा सकता था, लेकिन वो ऐसा उपदेश दे देते जो मुझे शायद पसंद नहीं आता। मामला ये है, मुझे बैंक से 1 महीने की छुट्टी मिली है। पत्नी की बहुत दिनों से इच्छा है तीर्थ यात्रा करने की, हरिद्वार, ऋषिकेश, यही सब जगह। मेरे सहकर्मी को भी छुट्टी मिली है, तो उसने जाने का प्लान बना लिया। मुझे भी साथ चलने पर जोर दे रहा था। एक साथ जाने से बहुत सुविधा भी होती है। ये सुनकर मेरी पत्नी भी उत्साहित हो उठी है। मेरा भी उत्साह कम नहीं है, लेकिन जाना हो तो घर पर ताला लगाकर जाना पड़ेगा। ब्लूटो को भी 1 महीने के लिए डॉग शेल्टर में रखना पड़ेगा। मकान सुरक्षित नहीं रहेगा। मान लीजिए इस दौरान अक्षय मंडल की पत्नी, मतलब वो औरत, मकान पर कब्जा कर ली, तब मैं क्या करूंगा? अक्षय मंडल की मौखिक अनुमति के सिवा और तो कोई हक नहीं है मेरा। हाँ, मैं फिलहाल मकान में रहता हूं, तो मुझे बेदखल करने के लिए उन्हें अदालत जाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कब्जा कर लिया, तब मैं कहां जाऊंगा? ये ही मेरी समस्या है। बहुत ही मामूली बात है, आपके जांच के लायक नहीं, तब भी एक पंथ दो काज हो जाए, इसीलिए आपके पास आना हुआ। अब बोलिए, मकान में ताला लगाकर हमारा तीर्थ यात्रा पर जाना उचित होगा कि नहीं? ब्योमकेश कुछ देर गाल पर हाथ रखकर सोचता रहा। उसके बाद बोला, आप लोगों की तीर्थ यात्रा में बाधा देना ठीक नहीं, पाप लगेगा। लेकिन मकान को भी खाली नहीं रखा जा सकता। अच्छा, आपकी पहचान में क्या कोई भी ऐसा नहीं जिनको आप अपने मकान में रखकर तीर्थ यात्रा में जा सकें? ना, ऐसा तो कोई नहीं है। जो भी है सबके खुद के मकान हैं, और जिनके पास नहीं है उनको रखने का साहस नहीं होता। नहर काटकर मगरमच्छ कौन बुलाए? तो फिर चलिए जरा आपका मकान दिखाते हैं। ब्योमकेश उठकर खड़ा हो गया। कमल बाबू खुश होते हुए बोले, जाएंगे? वाह, क्या सौभाग्य है। चलिए चलिए, पास में ही है। थोड़ा रुकिए, ज्यादा दूर ना हो, तब भी धूप बहुत तेज है। एक छाता ले लूं? ब्योमकेश अंदर जाकर छाता ले आया। ये छाता ब्योमकेश का प्रिय छाता है। बहुत ही पुराना, लोहे की डंडी और कपड़ा भी पुराना, और जगह जगह बहुत सारे छेद। ये छाता सिर के ऊपर लेकर रास्ते पर चलने से संदेहास्पद व्यक्ति पर नजर रखी जा सकती है, खुद को छुपाकर। छेद से बाहर दिखता है, लेकिन बाहर से कोई छाताधारी का चेहरा नहीं देख सकता। सत्यान्वेषी के लिए उपयुक्त छाता। चलिए, कमल बाबू का घर ब्योमकेश के घर से 5-1 मिनट की दूरी पर ही है। बीच बीच में आते जाते इस घर पर ब्योमकेश की नजर पड़ी है। छोटा 2 मंजिला मकान, लेकिन एक चीज दृष्टि आकर्षण करती है। पूरा छत लोहे की जाली से ढका हुआ है, जैसे एक बड़ा सा पिंजरा। किसी तरह बाहर से कोई छत पर नहीं चढ़ सकता। जी, इस तरफ आइए आइए। छाता बंद कर ब्योमकेश घर में घुसा। कमल बाबू पहले तो उसे नीचे बैठक खाने में ले गए। वहां पर एक दरी से ढका हुआ तख्तपोश और 2 चेयर के सिवा खास कुछ नहीं। ब्योमकेश ने घर के चारों तरफ नजरें घुमाई, जैसे वो कोई सूत्र ढूंढ रहा था, लेकिन इस खाली कमरे में कुछ नहीं मिला। उसने पूछा, निचले माले में एक और कमरा है ना? है। कमरा अक्षय मंडल के समय में इस्तेमाल नहीं होता था। मैंने इसे रसोई बनाया है, देखेंगे? जरूरत नहीं, आपकी पत्नी शायद अभी रसोई में काम कर रही होंगी। चलिए ऊपर के माले के कमरों को देखते हैं। हाँ, चलिए चलिए। घर के बरामदे के कोने में लगी एक ऊपर जाने की सीढ़ी, सीढ़ी के सामने कमरे का दरवाजा। दरवाजे के ऊपर बीचों बीच घोड़े की नाल के जैसा कुछ 3 कीलों के सहारे लटका हुआ था। ब्योमकेश कुछ देर तक उसको देखने के बाद छाता उठाकर उसकी तरफ इशारा करते हुए पूछा, वो क्या है? वो घोड़े की नाल है। कहते हैं दरवाजे पर घोड़े की नाल लटका के रखो तो बहुत पैसा आता है। ब्योमकेश के छाते की टिप उस घोड़े के नाल से चिपक गई थी।
उसे खींचकर निकालते हुए ब्योमकेश ने पूछा, इसे क्या आपने लगाया है? नहीं, अक्षय मंडल के समय से ही लगा हुआ है। ब्योमकेश घोड़े की नाल को देखते हुए कुछ खो सा गया। कमल बाबू ने बुलाया, अंदर आइए। कमल बाबू की 10 साल की लड़की फर्श पर बैठकर पढ़ाई कर रही थी। उसके बगल में चटाई के बाहर एक भयानक सा दिखने वाला कुत्ता मणिहीन आंखों से ब्योमकेश को घूर कर देख रहा था। कमल बाबू ने कहा, कुहू, जाओ तो मां को कहो चाय बना दे और साथ में कुछ नाश्ता भी भेज दे। ब्योमकेश ने थोड़ी आपत्ति की, लेकिन कमल बाबू ने नहीं सुनी। कुहू नीचे चली गई, साथ में ब्लूटो भी पीछे पीछे चला गया। उसके बाद ब्योमकेश ने कमरे का निरीक्षण किया। इस कमरे में अक्षय का कोई सामान है? कमल बाबू ने कहा, था, मैं पास वाले कमरे में ले गया। पलंग और दराज वाला टेबल, ये देखिए। पास वाला कमरा तुलना में बड़ा था। खिड़की की तरफ पलंग और दूसरे कोने में टेबल। ब्योमकेश टेबल के पास जाकर पूछा, उस दिन कमरे की तलाशी में जो लोहे की पट्टियां मिली थी, उसे क्या पुलिस ले गई है? एक पट्टी पुलिस ले गई थी, बाकी दराज में ही है। कमल बाबू टेबल की दराज खोलकर बोले, ये देखिए। दराज में अंदर की तरफ कुछ पट्टियां रखी थी। ब्योमकेश ने एक निकालकर उलट पलट कर देखा। दिखने में सिगरेट पैकेट में रखे चमकीले कागज की तरह ही था। उसे रखकर वो मुस्कुराते हुए ही बोला, बहुत बढ़िया चीज है ये तो। इसके अंदर 2-4 बिस्किट रख के धागे से बांध दो तो निश्चिंत हो जाओ। चलिए अब जरा छत भी देख आते हैं। छत में लेकिन कुछ नहीं है। भले ही कुछ ना हो, कभी कभी शून्य से भी अर्थ निकल आता है। चलिए तब। छत में सच में कुछ नहीं था। पूरा छत लोहे की जाल से ढका हुआ था, बाग के खाली पिंजरे की तरह। एक कोने में चबूतरे के ऊपर लाल रंग की पानी की टंकी। इसी टंकी से घर के नलों में पानी आता है। ब्योमकेश छत के चारों तरफ घूमकर देखा और पूछा, आप लोग छत का इस्तेमाल नहीं करते? गर्मी ज्यादा पड़े तो छत पर आकर सोते हैं। चारों तरफ लोहे की जाली लगी है, चोर के आने का डर नहीं, सुरक्षित है। चलिए, मेरा देखना हो गया। नीचे उतर के आने के बाद कुहू ने आकर कहा, बाबा, बैठक खाने में चाय रखी है। नीचे के कमरे में चाय पीते पीते ब्योमकेश ने पूछा, थाने में जिस दरोगा बाबू से आप मिलते हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है इंस्पेक्टर राखाल। ब्योमकेश धीरे से मुस्कुराया। चाय खत्म करके वो छाता लेकर खड़ा हो गया। अच्छा, अब चलता हूं। लेकिन हमारे तीर्थ यात्रा का क्या होगा? जाएं या नहीं, ये तो बताया ही नहीं आपने। तीर्थ यात्रा पर जरूर जाइए। तो आपकी छुट्टी कब से है? अगले शनिवार से। तो फिर अब देर मत कीजिए, टिकट बनवा लीजिए। कोई डर नहीं, आपके मकान पर कब्जा नहीं होगा, मैं जबान देता हूं। अच्छा, अब मैं चलता हूं। अरे सच में? बहुत बहुत धन्यवाद ब्योमकेश बाबू। चलिए, आपको घर तक छोड़ देता हूं। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैं फिलहाल थाने जाऊंगा। इंस्पेक्टर राखाल से मिलना पड़ेगा, षड्यंत्र करना है। शनिवार की सुबह कमल बाबू के मकान से पुलिस का पहरा हटा लिया गया। कमल बाबू ब्लूटो को एक डॉग शेल्टर में छोड़ा। पुलिस के अलावा और भी कोई मकान पर नजर रखे हुए था। उन्होंने सब कुछ देखा। शाम को कमल बाबू अपनी पत्नी और बेटी को लेकर सामान सहित घर में ताला लगाकर चले गए। जाते वक्त थाने में इंस्पेक्टर राखाल को चाबी देते हुए कह गए, पीछे का दरवाजा भिड़ा के आया हूं, अब मेरा मकान आपके हवाले। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कहानी विद किशोर पर शरदिंदु बंदोपाध्याय की लिखी हुई उपन्यास ब्योमकेश बख्शी का हिंदी रूपांतर लोहे के बिस्किट।
यहां तक आपने कहानी सुनी, इसका मतलब कहानी आपको अच्छी लग रही है। तब एक लाइक और एक सब्सक्राइब भी बनता है, क्यों? तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको नई नई कहानियों की नोटिफिकेशंस मिलती रहे और हमें नई और रोचक कहानियां बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। अक्षय मंडल क्या करता था उन लोहे की पट्टियों का? मकान की पूरी छत लोहे की जाली से क्यों ढकी थी? जानने के लिए आइए सुनते हैं आगे। पूरा दिन मकान खाली पड़ा रहा। रात अंदाजन 8:30 बजे ब्योमकेश को लेकर इंस्पेक्टर राखाल कमल बाबू के मकान की तरफ गए। दोनों के पास पिस्तौल और टॉर्च था। पास के मकान की चारदीवारी फांद कर कमल बाबू के मकान के पीछे के दरवाजे से दोनों अंदर घुसे। अंदर जाकर पीछे के दरवाजे को बंद कर दबे पांव दोनों सीढ़ी चढ़कर ऊपर के माले पर पहुंच गए। दोनों ने कान लगाकर सुना, मकान खाली था। इंस्पेक्टर राखाल ने पल भर के लिए टॉर्च जलाकर दरवाजे के ऊपर लगे हुए घोड़े के नाल को देखा। वो अपनी जगह अब भी टंगा हुआ था। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, चलिए छत पर जाकर इंतजार करने से ही ठीक रहेगा। ब्योमकेश ने कहा, नहीं, मैं छत पर जा रहा हूं, तुम इस कमरे में ही छुप के रहो। दोनों ही अगर छत पर चले जाएं तो छत का दरवाजा दूसरी तरफ से बंद नहीं किया जा सकेगा। इससे अपराधी को शक हो जाएगा। ठीक है, आप छत पर चले जाइए, मैं दरवाजा इस तरफ से बंद कर देता हूं। ब्योमकेश छत पर चला गया। इंस्पेक्टर राखाल दरवाजा बंद करके नीचे उतर आया। कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा कहा नहीं जा सकता। ऐसा भी हो सकता है कि अपराधी आज ना आए। वो ऊपर वाले कमरे में जाकर दरवाजे के पीछे छिप गए। ब्योमकेश छत पर इधर उधर घूमने के बाद पानी की टंकी के किनारे अंधेरे कोने में जाकर बैठ गया। आसमान में चांद नहीं था, सिर्फ तारे टिमटिमा रहे थे। ब्योमकेश अंधेरे में घुल गया। लंबा इंतजार। जंगल में जैसे बकरी या हिरण को बांधकर मचान बनाकर उसके ऊपर बैठकर बाघ का इंतजार करने जैसा। रात में जब लगभग 2 बजने वाले थे, तब इंस्पेक्टर राखाल का मन बंद कमरे में बेचैन होने लगा। लगता है आज शिकार नहीं आएगा। ठीक तभी दरवाजे के बाहर एक हल्की सी आवाज आई और एक पल में वो मुस्तैद हो गए। उन्होंने बिना आवाज किए पॉकेट से पिस्टल निकाली। जो आदमी चुपचाप मकान में अंदर आकर सीढ़ी से ऊपर आ गया था, उसके बाएं हाथ में थी एक कैनवस की थैली और दाहिने हाथ में लोहे की तार से लिपटी हुई छड़ी। छड़ी के सिरे पर 3 हाथ लंबी एक रस्सी, मछली पकड़ने की डंडी जैसी होती है वैसी। आदमी ने अपनी छड़ी से दरवाजे के ऊपर लटकी घोड़े की नाल को उतार लिया। उसके बाद छड़ी से बंधी रस्सी के दूसरे सिरे पर नाल को बांध के सीढ़ी चढ़ के छत पर चला गया। 2 इंसान घर पर घात लगाकर बैठे हैं, ये वो जान नहीं पाया। छत के दरवाजे पर दस्तक होते ही ब्योमकेश थोड़ा सतर्क हो गया। तारों की हल्की रोशनी में एक छाया मूर्ति निकल कर आई। सीधे पानी की टंकी के पास जाके टंकी के ऊपर चढ़ गया। उसने टंकी का ढक्कन हटाकर एक तरफ रखा। उसके बाद छड़ी से बंधी रस्सी जिसके दूसरे सिरे पर घोड़े की नाल बंधी थी, पानी में डुबा दिया। लग रहा था वो आदमी हल्की रोशनी में टंकी में छड़ी से कांटा डाल के मछली पकड़ रहा है। कांटे से मछली निकालकर थैली में रखे, फिर कांटे को पानी में डालकर मछली पकड़े। आधे घंटे बाद वो आदमी टंकी से नीचे उतरा।
एक हाथ में थैली और दूसरे हाथ में छड़ी लेकर जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, उसके चेहरे पर टॉर्च की रोशनी पड़ी और ब्योमकेश की आवाज सुनाई दी, अक्षय मंडल, ठीक से मछली पकड़े। अक्षय ने पहनी थी खाकी रंग की हाफ पैंट और हाफ शर्ट, रंग सांवला। वो चौंका और खिन्न होते हुए थैली नीचे रखकर फुर्ती से पॉकेट में हाथ डाला और उसके साथ ही गधे की तरह टॉर्च की मार उसके चेहरे पर लगी। अक्षय मंडल छत पर ही गिर पड़ा। इंस्पेक्टर राखाल तब तक नीचे से छत पर आ गए और तुरंत अक्षय के सीने पर बैठकर बोले, ब्योमकेश जी, इसकी जेब में पिस्तौल है, निकाल लीजिए। छोड़िए मुझे, छोड़िए। ब्योमकेश ने अक्षय मंडल की जेब से पिस्तौल निकालकर अपने पॉकेट में रख लिया। इंस्पेक्टर राखाल अपराधी के हाथों में हथकड़ी लगाकर बोले, अक्षय मंडल, हरिहर सिंह के खून के इल्जाम में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। ब्योमकेश ने अक्षय मंडल की थैली से कुछ भीगे हुए लोहे के पैकेट निकालकर उन पर टॉर्च की रोशनी डालकर देखा। वाह, ये देखो, जैसा सोचा था वैसा ही। लोहे के पैकेट के अंदर जगमगाते विदेशी सोने के बिस्किट। दूसरे दिन सुबह सत्यवती ने ब्योमकेश से कहा, भला चाहते हो तो बोलो, रात कहाँ बिताई? ब्योमकेश ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, दुहाई धर्मावतार, दुहाई, राखाल गवाह है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। बड़े आए गवाह वाले, क्या हुआ बताओगे? जरूर बताऊंगा, लेकिन उसके पहले एक प्याली चाय पिलानी पड़ेगी। एक प्याली पीकर रात की थकान नहीं मिटी। सत्यवती एक और प्याली चाय बनाकर ब्योमकेश के सामने आकर बैठी। ये लो, अब बोलो, टॉर्च कैसे टूटी? किसी से मारा मारी हुई क्या? मारा मारी नहीं, सिर्फ मारा। चाय की एक चुस्की लेकर उसने कहना शुरू किया, ये अक्षय मंडल सोने का अवैध कारोबार करके बहुत पैसा कमाया था। अपने जरूरत के हिसाब से एक सभ्य कॉलोनी में मकान बनाया था। मकान की छत को लोहे की छड़ से इस तरह ढक दिया था कि बाहर से कोई चोर अंदर ना आ सके। छत को सुरक्षित रखना उसके लिए बहुत जरूरी था। अक्षय मंडल का काम था जो भी विदेश से सोना आता था उसे छिपा कर रखना और मौका देखकर उसे बाजार में बेच देना। वो अपने घर में ही सोना रखता था, लेकिन लोहे के संदूक में नहीं। सोना छुपाने का एक विचित्र तरीका उसने निकाला था। अक्षय मंडल घर पर अकेला रहता था। उसकी पत्नी थी या नहीं ये पता नहीं चल सका। वो कॉलोनी में ज्यादा किसी से मिलता जुलता नहीं था, लेकिन अड़ोस पड़ोस के लोग उस पर शक न करें इसीलिए कमल दास नाम के एक आदमी को नीचे के माले में एक कमरा किराए पर दिया था। बाजार में सोना खपाने के लिए उसने कुछ आदमी रखे थे, जिसमें से एक आदमी था हरिहर सिंह। हरिहर सिंह शायद अक्षय मंडल को धोखा दे रहा था। एक दिन दोनों के बीच झगड़ा हुआ और गुस्से में अक्षय मंडल ने हरिहर सिंह का खून कर दिया। जब गुस्सा शांत हुआ तब चिंता हुई, लाश का अब क्या होगा। अकेले आदमी का इस सभ्य कॉलोनी से लाश को ठिकाने लगाना आसान काम नहीं है। उसने तय किया, लाश को यहीं रहने दो, घर में जितना भी जो भी सोना है उसे लेकर वो भाग जाएगा। लेकिन पूरा सोना वो लेकर नहीं जा पाया। सोना धातु बहुत भारी होता है, लोहे से भी भारी। तुम महिलाएं पूरे बदन पर सोना पहनती हो, लेकिन सोने का भार कितना है इसका अंदाजा तुम्हें नहीं है। अच्छा, उसके बाद बोलो। तो इस अक्षय मंडल के भाग जाने के बाद लाश का पता चला। पुलिस आई, लेकिन कातिल का पता नहीं चला। अक्षय मंडल ने ही खून किया है उसमें शक नहीं है, लेकिन वो तो गायब है। कमल बाबू ने पूरे मकान पर कब्जा कर लिया। अक्षय मंडल शायद शहर में ही कहीं छुपा हुआ था। कुछ महीने तक शांत बैठा रहा, लेकिन घर में जो सोना छिपा के रखा है जिसे वो नहीं ले जा पाया,
उसे भी निकालना है। ये आसान नहीं था, क्योंकि कमल बाबू की पत्नी और बेटी हमेशा घर पर रहते थे। उसके अलावा एक भयंकर हिंसक कुत्ता भी घर पर है। अक्षय मंडल ने सोच समझकर एक आइडिया निकाला। एक औरत को अपनी पत्नी बनाकर और एक तोंद वाले आदमी को उसका भाई बनाकर अक्षय मंडल ने कमल बाबू के पास भेजा। पत्नी को घर छोड़ना पड़ेगा। अक्षय मंडल फरार अपराधी हो सकता है, लेकिन उसकी पत्नी ने तो कोई अपराध नहीं किया। कमल बाबू ने लेकिन नहीं सुना, उन्हें भगा दिया। अक्षय मंडल ने तब एक बेनाम चिट्ठी भेजकर डर दिखाया, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। कमल बाबू नहीं हिले। अक्षय मंडल ने तब दूसरा रास्ता चुना। मुझे लगता है बैंक का सहकर्मी जो कमल बाबू को तीर्थ यात्रा में जाने के लिए उकसा रहा था, उसके साथ अक्षय मंडल का सांठगांठ था। 2-4 दिन के लिए ही सही, अगर कमल बाबू को सह परिवार घर से दूर किया जा सके, तब भी अक्षय मंडल का काम बन जाता। सारा काम उसने बहुत सही तरीके से संभाल लिया था, लेकिन एक कारण से कमल बाबू के मन में खटका हुआ। इस मकान पर अगर कब्जा हो जाए, तब वो मेरे पास परामर्श लेने के लिए आए। उनकी कहानी सुनकर मुझे शक हुआ मकान पर। मैं मकान देखने गया। देखते ही है ना, वहां जाने पर बहुत सारे संकेत मिले। मकान के अंदर गया। तेज धूप थी, इसीलिए छाता लेकर गया था। ऊपर के माले में चढ़कर देखा, दरवाजे के ऊपर एक घोड़े की नाल 3 कीलों के सहारे लटकी हुई है। घोड़े की नाल को एक नजर देखने पर घोड़े की नाल ही लगी, लेकिन असल में शायद घोड़े की नाल नहीं थी। मैं छाते को नाल की तरफ बढ़ाया और अपने आप ही छाता नाल से चिपक गया। तब ठीक समझ गया, मेरा शक सही निकला। घोड़े की नाल नहीं, एक शक्तिशाली चुंबक छाते के लोहे के संपर्क में आकर उससे चिपक गया। पूछकर पता चला वो चुंबक अक्षय मंडल का ही था। दिमाग में सवाल दौड़ने लगे। अक्षय मंडल चुंबक से क्या करता है और उसे दरवाजे पर ही लटका कर क्यों रखा है, जिससे ऐसा लगे कि वो घोड़े की नाल है। याद आ गया, पुलिस की तलाशी में दराज के अंदर कुछ लोहे की पट्टियां मिली थी। रहस्य धीरे धीरे साफ होने लगा। उसके बाद जब लोहे की जालियों से बंद छत की टंकी में जाकर देखा तब तो और कुछ भी समझने में बाकी नहीं रहा। चुंबक कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, सोने से चिपक नहीं सकता। इसीलिए वो सोने के बिस्किट लोहे के पैकेट में भरकर टैंक के पानी में फेंक देता था। उसके बाद जब जैसी जरूरत हो, टैंक में चुंबक को छड़ी में बांध के मछली पकड़ने की तरह पानी से निकाल लेता था। हरिहर सिंह का खून करके भागते समय वो पूरा सोना लेकर नहीं जा पाया था। अब बाकी सोना भी तो लेना है। भागते समय उसने सोचा नहीं कि ये मामला बाद में इतना जटिल हो जाएगा। खैर, जो भी हो, सोने का पता चल गया। लेकिन सिर्फ सोने का पता लगाने से तो नहीं होगा, कातिल अपराधी को भी तो पकड़ना है। मैंने कमल बाबू से कहा, आप सह परिवार तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाइए। उसके बाद इंस्पेक्टर राखाल के साथ चर्चा करके फंदा लगाने की व्यवस्था की। पिछली सुबह कमल बाबू तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। मकान के ऊपर अक्षय मंडल की नजर थी। उसे पता चला कि रास्ता साफ है। पिछली शाम मैं और इंस्पेक्टर राखाल मकान में जाकर छुप गए। कल ही अक्षय मंडल आएगा इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी पहरा तो देना पड़ेगा, कहा नहीं जा सकता। रात 2 बजे के आसपास शिकार ने फंदे में पैर डाला। उसके बाद और क्या, टॉर्च की एक वार से ही धराशायी। सत्यवती ने उत्सुकता से पूछा, तो कितना सोना मिला? ब्योमकेश ने कहा, 97 लोहे की पट्टी और हर पट्टी में 2-2 सोने के बिस्किट और हर एक बिस्किट का वजन 50 ग्राम। अब इसकी कितनी कीमत होगी तुम हिसाब करके देख लो।
सत्यवती ने सिर्फ एक गहरी सांस छोड़ी। हाँ। आप सुन रहे थे कहानी विद किशोर पर शरदिंदु बंदोपाध्याय की लिखी हुई उपन्यास ब्योमकेश बख्शी का हिंदी रूपांतर लोहे के बिस्किट। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी कहानी सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।